हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। मेरा नाम है राजगुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं केस के फैक्ट्स क्या हैं। Mr. Salomon was carrying on a wood manufacturing business as a sole proprietor, and it was a profitable business. His children wanted to join with him as business partners in his business, and therefore, in 1892, he chose to transform it into a public limited company, and for this reason, Salomon and Company Limited was formed. सैलोमन नाम का एक व्यक्ति था जो बूट का व्यापार करता था एज अ सोल प्रोप्राइटर, मतलब कि एकमात्र मालिक की तरह। उसके व्यापार की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। यह उसके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इसी वजह से उसके लड़के उसके इस बिजनेस में एज अ पार्टनर जुड़ना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। इसीलिए 1892 में उसने इसे एक सार्वजनिक कंपनी में बदलने का निर्णय लिया और उसने सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का गठन किया। एज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी वर 7 एट दैट टाइम, देयरफॉर द कंपनी वॉज फॉर्म्ड विद सैलोमन, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड हिज 4 sons. 2 of his sons become directors एंड सैलोमन वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पब्लिक कंपनी यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए उसने स्वयं के साथ साथ अपनी पत्नी, अपनी पुत्री और अपने 4 बेटों को कंपनी का सदस्य बनाया। इसके लिए उसने अपने 2 बेटों को निदेशक यानी कि डायरेक्टर और स्वयं को मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक बनाया। Mr. Salmon sold his business to the Salmon and Company Limited for almost £38,782. This consideration was paid to the Salmon in 3 ways. मिस्टर सैलोमन ने अपने जूतों का व्यवसाय सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को लगभग 38,782 पाउंड्स में बेच दिया। इस प्रतिफल का भुगतान सैलोमन को 3 प्रकार से किया गया। पहला, उसे कंपनी के 20,000 शेयर्स दिए गए जिसकी वैल्यू 20,000 पाउंड्स थी, मतलब कि 1 शेयर 1 पाउंड के बराबर। सेकंड, 10,000 पाउंड के उसे डिवेंचर्स दिए गए और 8,782 पाउंड उसे कैश में दिए गए। जैसा कि हम जानते हैं, ये काफ़ी पुराना केस है, इसलिए जो अमाउंट का फिगर यहाँ दे रखा है यह अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा हो सकता है। इसलिए आप इस फिगर पर ना जाएं बल्कि फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं डिवेंचर्स क्या होते हैं। डिवेंचर्स को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है एक्स, उसे रुपयों की ज़रूरत थी। एक व्यक्ति था ए जिसने उस कंपनी को रुपए दिए और इसके बदले कंपनी उसे डिवेंचर्स जारी कर देगी और इसके साथ साथ ए को इस धनराशि पर ब्याज भी मिलेगा। और अगर फ्यूचर में ए को कभी भी रुपयों की ज़रूरत पड़ती है तो वह ये डिवेंचर्स कंपनी को वापस करेगा और इसके बदले में कंपनी उसकी उसी मूल राशि को वापस कर देगी। इन केस कंपनी की यह स्थिति नहीं है कि वह उस व्यक्ति के रुपयों वापस कर पाए, तो उस व्यक्ति के पास यह सिक्योरिटी है कि वह कंपनी के एसेट्स को बेच सकता है और उससे अपनी राशि को वसूल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 shares were bought in for real money by the individual members. That is, 1 share each of £1 was issued to Salomon, his wife, his daughter, and his 4 sons. And the outcome was that Salomon had 20,001 portions of the 20,007 shares issued. इसके अलावा सदस्यों ने 7 शेयर और खरीदे, यानी कि 1 शेयर सैलोमन ने खुद के लिए, एक उसकी पत्नी, एक उसकी बेटी
और एक एक शेयर उसके 4 बेटों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि 20,007 शेयर्स जो कंपनी ने जारी किए थे, उनमें से 20,001 शेयर्स सैलोमन के खुद के पास थे। ऑलमोस्ट आफ्टर a year, company run into difficulties and went into liquidation with total assets of only 6,050 pounds. कंपनी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लगभग 1 साल बाद सैलोमन को कंपनी का समापन करना पड़ा। कंपनी की बची हुई कुल संपत्ति की कीमत 6,050 पाउंड थी, जबकि लेनदारी सिक्योर्ड डिवेंचर्स 10,000 पाउंड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 8,000 पाउंड्स। Issues that were arising. Salomon's right of recovery against the debentures stood superior to the claims of unsecured creditors, who would thus have recovered nothing from the liquidation proceeds. As a result of such situation, the unsecured creditors filed a case against the company in the court. सैलोमन को डिवेंचर्स की वजह से वसूली का अधिकार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि असुरक्षित लेनदार से पहले था, और इस प्रकार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स परिसमापन आय से कुछ भी नहीं वसूल पाएंगे, और इसी कारण की वजह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कंपनी के खिलाफ न्यायालय में केस फाइल कर दिया। Unsecured creditors sought to overlook the separate personality of Salomon Limited, distinct from its member Salomon, so as to make Salomon personally liable for the company's debt as if he continued to conduct the business as a sole trader. They all argued that both Salomon and Salomon Company are the same person, so instead of him, we should get paid first. असुरक्षित लेनदारों ने सैलोमन लिमिटेड के अलग व्यक्तित्व की अनदेखी करने की मांग की, जो इसके सदस्य सैलोमन से अलग है, ताकि सैलोमन को कंपनी के ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके, जैसा कि वह एकमात्र व्यक्ति के रूप में व्यापार करना जारी रखता। उन सभी ने तर्क दिया कि सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए उसके बजाय हमें पहले भुगतान मिलना चाहिए। जजमेंट यानी कि निर्णय। द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द कंपनी एंड सैलोमन आर डिफरेंट पर्सन्स एंड द कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इज कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। It was also stated that no illegal or false act has been committed by Salomon, and he is legally a creditor of the company, and he has the right to receive payment before the binding up of the company in the form of his debt. Therefore, Mr. Salomon shall be paid before other unsecured creditors. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि कंपनी और सैलोमन अलग अलग व्यक्ति हैं और कंपनी का अपने सदस्य से अलग कानूनी अस्तित्व है, यानी कि कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सैलोमन द्वारा कोई अवैध या गलत कृत्य नहीं किया गया है और वह कानूनी रूप से कंपनी का लेनदार है और उसे अपने कर्ज के रूप में कंपनी के समापन से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए सैलोमन को असुरक्षित लेनदारों के समक्ष पहले भुगतान किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रीपेमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखिए, सबसे पहले राशि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। सपोज कीजिए इस केस में कंपनी के पास ज़्यादा पाउंड्स के एसेट्स बचे होते, तो सबसे पहले 10,000 पाउंड्स की धनराशि डिवेंचर्स के बदले सैलोमन को दी जाती। उसके बाद असुरक्षित लेनदारों को 8,000 पाउंड की धनराशि वापस की जाती। अगर इसके बाद भी कंपनी के पास एसेट्स बचे होते तो उससे मिलने वाली राशि फिर से सैलोमन के पास जाती, क्योंकि सैलोमन के पास अभी भी 20,007 इक्विटी शेयर्स बचे हुए हैं। इस केस में सैलोमन को जो धनराशि प्राप्त हुई है वो 10,000 पाउंड्स के डिवेंचर्स के बदले में हुई है, ना कि 20,007 इक्विटी शेयर्स के लिए। यही था हमारा सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड केस 1897। आई होप
आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।